प्रिय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बिहार ITI प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो इसके मैथ के बारे में हम चर्चा करेंगे और जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। तो इसके बारे में कुछ थ्योरी है जो हमें बेसिक लेवल से यानी जानना ज़रूरी है। इसके बिना तो मैथमेटिक्स अधूरा ही अधूरा है। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति को लेते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संख्याएं होती कैसी है, होती क्या है। तो संख्याएं एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 9 एवं शून्य से व्यक्त करते हैं, जिन्हें अंक कहते हैं। शून्य को असार्थक अंक तथा बाकी शेष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सार्थक अंक कहते हैं। अब आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 से व्यक्त की जाती है। नोट में दिया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या शून्य के साथ ही सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। W बराबर 0 1 2 3 ... इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें तो शून्य ही हमारा पूर्ण संख्या है। वास्तविक रूप से सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं ही होती है, लेकिन वास्तव में शून्य ही हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब आता है हमारा पूर्णांक संख्या इंटीजर। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। इसे I या Z से सूचित करते हैं। Z बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब हमारा धनात्मक पूर्णांक आ गया। तो जानते हैं धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्या आप तो जानते ही हैं। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 ... etc। ये प्लस रहेगा इसके आगे तो समझ लीजिए ये धनात्मक हो गया। ठीक है, यदि इसके आगे माइनस होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब हमारा आ गया ऋणात्मक पूर्णांक 6 नंबर पर। धनात्मक संख्याओं के युज्य प्रतिलोम। युज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी संख्या में यदि कोई संख्या धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें माइनस लगा दो, यदि कोई संख्या माइनस में है तो माइनस लगाकर प्लस कर दो उसे। यही होता है युज्य प्रतिलोम का मतलब। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1 -2 -3 ... etc। अब हम जानेंगे सम संख्या के बारे में। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है, जैसे 2 4 6 8 ... etc। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होगा 1 3 5 7 ... etc। 9 नंबर पर आता है हमारा रूढ़ या भाज्य संख्याएं। तो रूढ़ संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उन्हें रूढ़ अथवा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नोट में दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब आता है हमारा परिमेय संख्याएं। प्रश्न नंबर वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हो तथा Q ≠ 0 हो तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे 2/3 -5/2 4 0 इतना etc। नोट में दिया है शून्य एक पूर्णांक होते हुए भी एक परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं अप्रिमेय संख्या के बारे में। अप्रिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, अर्थात परिमेय संख्या
नहीं होती है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती, ये रूट के अंदर, ये रूट है, ये रूट के अंदर होती है। नोट में दिया है पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। यह स्टार देकर लिखा है। अगर ए तथा बी कोई दो संख्याएं हो तो निम्न नियम का उपयोग करते हैं। जैसे में कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है अलजेब्रा का, तो इसे याद कर लेते हैं, कभी कभी यूज करते हैं इसे। तो दिया है वन पहले का नंबर ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ए माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। यदि आप जानना चाहते हैं यहाँ पर कैसे स्क्वायर आ गया, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस कैसे हो गया, ये माइनस में कैसे हो गया, तो इसे जानने के लिए मुझे एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा और ये सब पता चल जाएगा कि एक ही फॉर्मूला से आप सारे फॉर्मूला याद कर लेंगे अलजेब्रा का। तो अब हम चलते हैं मैथ पर, मैथ बनाते हैं, सोल्व करते हैं आईआईटी का। आईआईटी का मैथ हम 0 लेवल से लेकर चलेंगे, उसके बाद धीरे 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 पूरा हार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है किसी संख्या के 3/5 एक तिहाई का 1/4 145 है तो संख्या का 13% क्या होगा। एक तिहाई का मतलब होता है 1/3। तो हम इसे सोल्व करने के लिए मानेंगे x, तो मान लेते हैं माना कि संख्या x है। तो अब चलेंगे हम प्रश्न से, प्रश्न से तो दिया है हमारा 3/5, तो इसे लिख देंगे हम 3x 3x/5 गुणा एक तिहाई बोल रहा है तो लिखेंगे 1/3, लिखेंगे गुणा और 1/4 बराबर में लिखेंगे 145। अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणा होगा तो 1 और 1 से 3x में गुणा होगा तो 3x, लिख लेते हैं 3x 3x/4 12 और 12×5 60 बराबर 145। तो अब हम क्या करेंगे 60 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 145 गुणा 60। जब इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये हो जाएगा कितना, तो 0, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 1 4 5 6 0 0 0 6 25 0 6 24 3 27 के साथ 6 2 8 87 से आ गया, तो लिख देंगे इतना। तो अब हम क्या करेंगे लिखेंगे x बराबर इतना बटे के 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 0, x बराबर हमारा प्राप्त हुआ इतना। अब पूछ रहा है संख्या का 13%, तो लिखेंगे 2900 गुणा 13/100, तो काट देते हैं 0 से 0 और 13 में इतना में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 377। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 530 अमरूद का मूल्य 344.50 रुपये है, तो
245 अमरूदों का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 530 अमरूदों का मूल्य 530 अमरूदों का मूल्य दिया है इतना रुपया। तो लिखेंगे चूँकि एक अमरूद का मूल्य इतना हो जाएगा, इतना बटे के 530। तो लिखेंगे अतः या इसलिए 245 अमरूदों का मूल्य बराबर हो जाएगा 245 अमरूदों का मूल्य बराबर होगा 245 गुणा इतना बटे के 530। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो इसे काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 49 और ये हो जाएगा 106। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 49 गुणा 344.50 बटे में 106। जब दशमलव हटता है तो नीचे जीरो पड़ जाता है। तो लिखेंगे गुणा में 1-2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो लिखेंगे इतना। अब इसे काट 0 से 0 काट देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 10, इसे 5 बारे में काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 689। अब हम गुणा करके भाग देते हैं। तो 49 गुणा 689 बटे के 106। तो हम इतना में इतना से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 33,761 बटे के इतने 106 गुणा 2 तो 212। जब इसे काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 159.25। ये हमारा लगभग में आंसर आया है, लगभग ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्रमागत सम संख्याओं के एक सेट में से 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 8 अधिक है तो बीच की संख्या क्या होगी। तो सबसे तो पहला हम मानेंगे, माना 3 क्रमागत सम संख्याएं x+2 तथा x+4 होगी। लिखेंगे अब प्रश्न से, प्रश्न से हो जाएगा हमारा x+2 बराबर x+4 + 8 कितना है। तो अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो x 2x+2 बराबर x+12। तो हम इसे इधर ले आते हैं, x को 2x - x बराबर 12 - 2। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 8 अधिक है तो बीच की संख्या क्या होगी। तो बीच की संख्या तो 2 ही होगी। तो बीच की संख्या पहली ये, दूसरी और तीसरी ये, तो इसे ले लेते हैं x+2 बराबर 10 + 2 बराबर 12। ये हो गया हमारा
आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 0.0251 गुणा 10 की पावर ए बराबर 202.510 हो तो ए का मान क्या होगा। तो हमारे ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन में दिया है 3 और बी ऑप्शन में दिया है 4, सी ऑप्शन में दिया है 5 और डी ऑप्शन में दिया है 6। तो इतना दिया है, तो हमें ए का मान निकालना है, जानना है कि इसमें से ए का मान कौन होगा। तो हम तो सबसे पहले यही अनुमान लगाएंगे कि 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ये यहाँ पर आ जाएगा। यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारे यहाँ आ जाएगा। यदि हम 1000 से गुणा करें तो यहाँ आ जाएगा। यदि हम 10,000 से गुणा करें तो हमारा दशमलव हट जाएगा, तो हमारा इतना हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 5। 10 के पावर 5 होगा तभी तो हम इतना ला पाएंगे। तो सीधे सीधे लिख देते हैं 2.0251 गुणा 10 के पावर ए बराबर इतना बराबर हो जाएगा हमारा, इतना बराबर इतना। तो लिखेंगे 10 का पावर ए बराबर 10 के पावर 5, जहाँ 5 बराबर ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 4/24, 9/26, 26/29, 25/33, 36/38, 49/44 डॉट 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 की अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या पूछ रहा है हमसे। तो अगली संख्या जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अगली संख्या जानने के लिए हम लिख देते हैं पहले 4/24, 9/26, 16/29, 25/33 और 36/38, 49/44। अब इसे जानने के लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम 4 का वर्ग करेंगे। तो इसका 2 का वर्ग हो जाएगा कितना, 4, और 3 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। यदि हम 4 के 16 का करेंगे, यदि 4 पर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 16, और 5 पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 6 पर हम स्क्वायर चढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36। इसी प्रकार हम 7 पर स्क्वायर चढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 49। अब हम क्या करेंगे, नीचे देखते हैं। नीचे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 2 जोड़ते हैं। यदि हम देख लेते हैं पहले ही कि इसमें से कितना जोड़ें कि 26 है, ये वाली संख्या। यदि इसके आगे 25 हो तो हम 1 जोड़ेंगे, इसमें तो 25 है तो 1 यहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 26 2 जोड़ना है तब तो 26 आएगा। 24 में क्या जोड़ेंगे तो +2, 24 में +2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 26। अब 26 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि हमारा 29 आएगा। तो 26 में हम क्या जोड़ेंगे, 3। अब 29 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा 33 आएगा। 29 में हम क्या जोड़ेंगे कि 33 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे +4। अब हम 33 में क्या जोड़ेंगे जो हमारा 38 आ जाए, तो उसके लिए +5। अब हम 38 में क्या जोड़ें कि हमारा 44 आ जाए, तो उसके लिए +7। तो अब बताइए कि इसमें कितना का अंतर हो रहा है, 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद सॉरी हम यहाँ पर कहीं भूल कर रहे हैं। तो 2 3 4 5 1 6
एक मिनट। तो इसमें कहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे क्या आ जाएगा इतना, सॉरी यहाँ पर हम, और इसमें 6 जोड़ेंगे तब ना 44 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 6 के बाद हम 7 लेंगे। तो 6 के बाद हम 7 लेंगे, और यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, और यहाँ पर हम 8 का वर्ग करते हैं। तो 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम 64, सॉरी 64, और बटे के हो जाएगा 44 में कितना जोड़ा जाए 7, तो 44 में 7 जोड़िएगा आप तो हो जाएगा कितना 51, 7 चलेगा 51 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अगली संख्या। तो हो गया हमारा आंसर कितना 64 बटे के 51। ठीक है।